हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की हिंदी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका से जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित यहाँ पर कुछ काव्यांश हम पढ़ रहे हैं। इसमें आपका इन्होंने अपनी आत्मकथ्य के बारे में लिखा है, आत्मकथा के बारे में लिखा है। तो इनकी पंक्तियों को हम पढ़ेंगे और इसके अर्थ को जानेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर इसके भावार्थ को भी जानेंगे कि क्या कह रहे हैं यहाँ पर। तो इस काव्य का नाम है आत्मकथ्य। तो सभी हेडिंग डालेंगे आत्मकथ्य करके। काव्यांश का जो शीर्षक है वो है आत्मकथ्य। इस काव्यांश के जो लेखक हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित ये काव्यांश है, ठीक है। और क्या कह रहे हैं यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी, कहते हैं मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। क्या कहते हैं? मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। आगे कहते हैं इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। आगे कहते हैं तब भी कहते हो, तब भी कहते हो, कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे, तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। क्या देखोगी यह गागर रीति। किंतु कहीं ऐसा न हो, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, किंतु कहीं ऐसा न हो तुम ही कहीं खाली करने वाले, तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपने भरने वाले, मेरा रस ले अपनी भरने वाले। तो इन काव्यांश को सभी बच्चे गाएंगे साथ में। एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे इसको। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। तो यहाँ पर आगे की पंक्ति में कहते हैं इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। क्या देखोगे? यह गागर रीति। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपने भरने वाली, अपनी भरने वाली। चलिए इन पंक्तियों को सभी बच्चे लिख लेंगे। अब यहाँ कुछ शब्द आए हैं, जैसे आपका पहला शब्द है मधुप, ठीक है। तो मधुप का मतलब यहाँ पर कुछ शब्द अर्थों को लिखेंगे, शब्द और उनके अर्थ लिखेंगे जो भी आपके इस काव्यांश में आया है। जयशंकर जी प्रसाद जी ने ये लिखा है। और मधुप शब्द, मधुप मधुप का मतलब हो जाता है
मन रूपी भौरा, मन रूपी भौरा। मधुप का मतलब होता है मन रूपी भौरा। आगे देखिए यहाँ पर मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इसके बाद यहाँ पर एक और शब्द आया है, इस गंभीर अनंत नीलिमा। तो अनंत नीलिमा का जो अर्थ है, अनंत नीलिमा, अनंत नीलिमा का अर्थ हो जाता है अंतहीन विस्तार, यानी कि जिसका कोई अंत ना हो, इतना विस्तार। ठीक है, इसके बाद यह कर लो करते ही रहते ही अपना व्यंग मलिन उपहास। ठीक है, यह लो करते ही रहते हैं अपना, तो मलिन व्यंग मलिन का मतलब क्या होता है? मलिन का मतलब होता है खराब, खराब ढंग से किया गया उपहार। ठीक है, व्यंग मलिन उपहास का मतलब क्या होता है? खराब ढंग से किया गया उपहास या निंदा आप कह सकते हैं। ठीक है, उपहास तो यहाँ लिखा ही है, तो निंदा आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब हम व्यंग करते हैं तो किसी का क्या करते हैं? उसकी निंदा करते हैं। ठीक है, अब यहाँ आगे क्या लिखा है? तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। अब इसके बाद यहाँ पर क्या आया है? तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। अब गागर रीति का मतलब क्या हो जाता है? गागर रीति। तो गागर रीति का मतलब होता है एक ऐसा मन जिसमें भाव न हो, ऐसा मन जिसमें भाव न हो उसे कहते हैं गागर रीति। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ शब्द थे, जैसे आपका पहला शब्द है मधुप का मतलब हो जाता है मन रूपी जो भौरा है, यानी कि यहाँ पर मन को भौरे की तरह जो है प्रदर्शित किया गया है। अनंत का नीलिमा का मतलब होता है अंतहीन विस्तार, एक ऐसा विस्तार जिसका कोई अंत ना हो, अंतहीन। व्यंग मलिन का मतलब हो जाता है खराब ढंग से किया गया निंदा, जो हम निंदा करते हैं तो वो खराब ही होता है निंदा, लेकिन यहाँ पर मलिन का मतलब खराब ढंग से किया गया। गागर रीति का मतलब हो जाता है ऐसा मन जिसमें जो है भाव न हो। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर कवि ने जो है, पहले इसका प्रसंग हम देखेंगे कि किस तरह से ये जो आत्मकथ्य है, लेखक यहाँ पर क्या कह रहा है और क्यों इन्होंने ये पंक्तियां लिखी हैं। तो देखिए, कवि को जब अपनी आत्मकथा लिखने का जो प्रस्ताव मिला, जो ये इन्होंने लाइनें लिखी हैं काव्यांश में, तो जब उनको ये कहा गया कि आप अपनी आत्मकथा लिखिए। आत्मकथा क्या होती है? अपने जीवन की जो संपूर्ण घटनाएं हैं जो हम आप एक किताब में लिख देते हैं, तो वो आपकी आत्मकथा कहलाती है। तो कवि को जो है, यानी कि जयशंकर प्रसाद जी को अपनी आत्मकथा लिखने का प्रस्ताव मिला,
तब अतीत में घटित सभी घटनाएं एक एक करके उनकी आंखों के सामने आने लगती हैं। अब बोलते हैं ना किसी चीज को लिखने के लिए, तो लिखने से पहले जो है उनकी जो उनके पीछे का जो समय था, अतीत का जो समय था, वो सारी घटनाएं जो है एक एक करके उनके सामने आने लगती हैं। इस काव्यांश में कवि अपने मित्रों से प्रश्न भी करते हैं कि आखिर वे कवि की आत्मकथा क्यों सुनना चाहते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये जो इसका, अब इसकी व्याख्या क्या है कि कवि जयशंकर प्रसाद भौरे के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पर मधुप का मतलब हमने भौरे से कहा था, तो कवि जयशंकर प्रसाद जी भौरे के माध्यम से अपनी कथा का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि हे मन रूपी भौरे, गुनगुनाकर अपनी कौन सी कहानी कह रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरह से जो है भौरा फूलों के आसपास क्या करता है, गुंजार करते हुए मंडराता रहता है। आपने भौरा देखा होगा, वो क्या करता है, घू घू करता रहता है ना, आवाज करता रहता है। कहाँ पर? फूलों के चारों तरफ। ठीक है, जब बसंत ऋतु आती है तो आप देखना, आपको किसी, चाहे वो किसी फल का फूल है, तो सभी फूलों के चारों तरफ जो है वो भौरे क्या करते रहते हैं, मंडराते रहते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर कवि जयशंकर प्रसाद जी ने क्या कहा है, अपने मन को जो है भौरे का रूप दिया है कि जिस प्रकार से भौरा फूल के चारों तरफ से आसपास से जो है गुंजार करते हैं और मंडराता रहता है, ठीक उसी प्रकार आज कवि का मन जो है, मन रूपी जो भंवरा है, वो भी जो है अतीत की यादों के आसपास गुनगुनाकर गुंजार करते हुए न जाने अपनी कौन कौन सी कहानी कहना चाह रहा है। अब यदि आपको ये कहा जाए कि आप अपनी आत्मकथा लिखिए, तो आप जो है अपने बचपन की सभी यादों को क्या करेंगे, फिर से आप याद करना शुरू कर देंगे कि मेरे साथ क्या क्या, क्योंकि आपको लिखना है, आपने आत्मकथा लिखनी है। तो फिर जो है आप उन यादों को फिर से क्या करने लग जाएंगे, फिर से आप उसे क्या करने लग जाएंगे, आप नई नई जो जो भी घटनाएं आपके साथ हुई थी बचपन में, वो सभी घटनाएं आपको याद आने लग जाएंगी। इसी प्रकार से यहाँ पर कवि को भी जो है जब क्या कहा गया कि आप अपनी आत्मकथा लिखिए, तो कवि ने फिर जो है अपने मित्रों से भी प्रश्न किया कि आखिर जो है वे क्यों उनकी आत्मकथा सुनना चाहते हैं। अब यहाँ पर व्याख्या में उन्होंने क्या कहा है कि जो भौरा रूपी मन है, वो जो है गुनगुना कर अपनी कौन कौन सी कहानी कह रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरह से एक भौरा फूलों के आसपास क्या करता है, गुंजार करते हुए मंडराता फिरता है, ठीक उसी प्रकार आज कवि का मन रूपी जो भंवरा है, वो भी अतीत की यादों के आसपास जो है गुनगुनाकर गुंजार करते हुए न जाने अपनी कौन कौन सी कहानी कहना चाह रहा है। कभी आगे कहते हैं कि उनका जीवन रूपी वृक्ष जो है कभी सुख व आनंद रूपी पत्तियों से हरा भरा था। यानी कि उनका जो जीवन है अब जो है वो कहीं ना कहीं दुख की तरफ है। पहले वो कैसा था, वो किस प्रकार से था, जीवन रूपी वृक्ष जो है क्या है, जो कभी सुख व आनंद रूपी पत्तियों से हरा भरा था। यानी कि उनके जीवन में पहले जो है क्या था, सुख था, आनंद था। अब वे सभी पत्तियां जो है मुरझाकर एक एक करके गिर रही हैं। यानी कि जो सुख रूपी उनके जीवन रूपी वृक्ष में जो है क्या था, सुख रूपी हरियाली थी, वो जो है अब क्या हो रही है, धीरे धीरे वो क्या हो रही है, मुरझाकर एक एक करके जो है गिर रही है। क्योंकि आज कवि के जीवन की परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अब ये जो है कवि के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है, क्योंकि जीवन की जो परिस्थितियां हैं वो बदलती रहती हैं। सुख का समय भी हमेशा नहीं रहता है और दुख भी हमेशा नहीं रहता है। तो कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि उनकी जो जीवन की परिस्थितियां हैं वो बदल चुकी हैं। अब वे सभी पत्तियां जो है मुरझाकर एक एक करके गिर रही हैं। कौन सी पत्तियां? जो उनके जीवन में कभी जो है हरियाली जो है छाई हुई थी, जिन्हें सुख और आनंद से अब जो है कहीं ना कहीं उनको दुख का आभास हो रहा है, दुख का उनको महसूस हो रहा है, क्योंकि आज कवि के जीवन की परिस्थितियां बदल चुकी हैं और उनके जीवन में सुख की जगह दुख और निराशा ने ले ली है। और कवि इस वक्त अपने जीवन रूपी वृक्ष में पतझड़ का सामना कर रहे हैं। आपने वृक्ष देखा होगा, जब हरियाली छाती है तो कितना सुंदर लगता है और उसे देखकर जो है आनंद हमें आता है। लेकिन जैसे ही पतझड़ से सारे पत्ते झड़ जाते हैं, तो वो वृक्ष जो है क्या लगता है, कंकाल की तरह लगता है।
तो यहाँ पर क्या कह रहे कवि कि आज जो है उनके जीवन रूपी वृक्ष में जो है पतझड़ का सामना उनको करना पड़ रहा है। तो चलिए इसकी व्याख्या आप लिखेंगे, चलिए जल्दी से। तो यहाँ पर प्रसंग क्या रहा, कवि को अपने जीवन की आत्मकथा लिखने का यहाँ पर प्रस्ताव दिया गया, ठीक है। तब जो है अतीत में घटित सभी घटनाएं, यानी कि जो पहले उनके जीवन में आज से पहले जो भी घटनाएं घटित हुई हैं वो जो है एक एक करके उनके सामने आने लग गई और उनकी आंखों के सामने वो घटनाएं उनको याद कर रहे हैं। वो कौन, कवि। इस काव्यांश में कवि अपने मित्रों से प्रश्न भी करते हैं कि आखिर कवि जो है आत्मकथा कि वे जो हैं कवि की आत्मकथा क्यों सुनना चाह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी ने क्या कहा है, भौरे के माध्यम से अपनी कथा का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि हे मन रूपी भौरे, गुनगुनाकर अपनी जो आप कौन कौन सी जो कहानी तू कह रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरह से एक भौरा फूल के आसपास क्या करता है, गुंजार करते हुए मंडराता रहता है, मंडराता फिरता रहता है, ठीक उसी प्रकार आज कवि का मन जो है, मन रूपी भंवरा भी जो है अतीत की यादों के आसपास जो है गुनगुना कर गुंजार करते हुए न जाने अपनी कौन सी कहानी कहना चाह रहा है। कवि यहाँ पर आगे कहते हैं कि उनका जीवन रूपी वृक्ष जो है, जो कभी सुख व आनंद रूपी पत्तियों से भरा हुआ था, अब वे जो है सभी पत्तियां मुरझाकर एक एक करके गिर रही हैं, क्योंकि आज कवि के जीवन की जो परिस्थितियां हैं वो बदल चुकी हैं। उनके जीवन का जो सुख है वो दुख में बदल गया है और अब जो है उनका जीवन रूपी वृक्ष जो है पतझड़ का सामना कर रहा है। तो चलिए इसका आप जल्दी से इसका अर्थ लिखेंगे, इसकी व्याख्या लिखेंगे। आगे देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं कवि कि हिंदी साहित्य रूपी इस विशाल विस्तार वाले आकाश में न जाने कितने महान पुरुषों अर्थात लेखकों के जीवन का इतिहास उनकी आत्मकथा के रूप में मौजूद है। यहाँ पर कवि ने क्या कहा है कि हिंदी साहित्य में जो है न जाने कितने ही महापुरुषों ने जो है अपनी आत्मकथा लिखी है, अर्थात लेखकों के जीवन का इतिहास उनकी आत्मकथा के रूप में यहाँ जो है मौजूद है। उन्हें पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि वह स्वयं का क्या कर रहे हैं, अपना मजाक उड़वाते हैं। क्यों, कई बार हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं वो जो है दूसरे के लिए मजाक का कारण बन सकती है, मजाक उपहास का कारण बन सकती है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह स्वयं अपना मजाक उड़वाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि लोग इन महान लोगों की आत्मकथा को पढ़कर उनकी कमियों का मजाक बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि जब हम अपनी आत्मकथा लिखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई होंगी जो दूसरे के लिए मजाक का विषय हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस कड़वे सत्य को जानते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे की दुर्बलताओं और कमजोरियों का मजाक बनाने में लगा है। फिर भी मित्रों, तुम मुझसे यह कहते हो कि मेरे जीवन में जो कमियां हैं, जो मेरे साथ घटित हुआ है, उसे मैं सबके सामने कह डालूं। तो यहाँ पर क्योंकि उनको उनकी आत्मकथा कहने के लिए कहा गया है, तो इस पर जो है ये पंक्तियां, यहाँ पर ये काव्यांश जो है जयशंकर प्रसाद जी लिखते हैं कि ये जो घटना है, जो ये आत्मकथा वाला जो संदर्भ है, जो प्रसंग है, ये कई जो है हमारे हिंदी साहित्य में कई जो हमारे साहित्यकार हैं वो लिख चुके हैं। और कई बार हमारे जीवन में कमियां भी होती हैं, क्योंकि इंसान है तो इंसान से ही कमियां होती हैं। तो यहाँ पर लेखक ने क्या कहा है कि हम जो है, मैं जिस प्रकार से अन्य जो जिन्होंने भी आत्मकथा लिखी है और लोग उस कमियों को जो है क्या करते हैं, मजाक बना देते हैं। मैं जो हूँ फिर भी जो है अपनी कमियों को लिखूं, अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से ये पूछते हैं कि क्या तुम मेरी कहानी को सुनकर सुख प्राप्त कर सकोगे। मेरा जीवन रूपी घड़ा जो है एकदम खाली है, जिसमें कोई भाव नहीं है। तभी आगे कहते हैं कि अगर मैंने अपनी आत्मकथा में कुछ ऐसा लिख दिया जिसे पढ़कर तुम कहीं ऐसा न समझो कि मेरे जीवन रूपी सागर अर्थात घड़े में जो सुख और खुशियां और आनंद रूपी रस थे, वे सभी जो है तुमने ही खाली किए हैं और उन सभी रस को मेरे जीवन रूपी सागर अर्थात घड़े से लेकर तुमने अपने जीवन रूपी गागर अर्थात घड़े में जो है भर लिया है और मेरा जीवन जो है दुखों से भर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर लेखक ने क्या कहा है कि आप मुझे ये कह रहे हैं कि आप अपनी आत्मकथा लिखिए, लेकिन हिंदी साहित्य में कई हमारे ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, लेकिन उससे क्या होता है,
उससे जो है जीवन का इतिहास उनकी आत्मकथा के रूप में मौजूद है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वह स्वयं अपना मजाक उड़वाते हैं, क्योंकि जब हम अपनी आत्मकथा लिखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे जो है बाद में या किसी दूसरे के लिए, थर्ड पर्सन के लिए वो क्या रहता है, वो एक हास्य या मजाक का विषय बन जाता है। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, जिन्होंने भी अपनी आत्मकथा लिखी है उन्होंने खुद का मजाक खुद उड़ाया है। उन्हें पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि वे स्वयं अपना मजाक उड़वाते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर लेखक का ये है कि लोग इन महान लोगों की आत्मकथा को पढ़कर उनकी कमियों का मजाक बनाते हैं और इस कड़वे सच को जानते हुए जो है प्रत्येक व्यक्ति जो है एक दूसरे की दुर्बलताओं और कमजोरियों का मजाक बनाते हैं। ठीक है, फिर भी जो है वो अपने दोस्तों से पूछ रहे हैं कि फिर भी आप मुझे जो है आत्मकथा लिखने की बात कर रहे हैं कि आप आत्मकथा लिखिए। तो यहाँ पर लेखक ने क्या कहा है कि क्या आपको मेरी आत्मकथा को सुन करके जो है आपको सुकून मिलेगा, क्या आपको इससे सुख मिलेगा। ठीक है ना, ठीक है। मेरा जीवन रूपी घड़ा जो है एकदम खाली है। क्या कहते हैं कि मेरे जीवन में ऐसी कोई घटना नहीं है जिससे जो है मैं आपको कुछ सुकून या सुख की प्राप्ति कर सकूं, जिसमें कोई भाव नहीं है। क्या कहते हैं कि मेरे जीवन रूपी जो वृक्ष है उसमें कोई भाव नहीं है। ये जो जीवन का मेरा घड़ा है वो जो है एकदम खाली है। कवि ने आगे क्या कहा है कि अगर मैंने अपनी आत्मकथा में कुछ ऐसा लिख दिया हो जिसे पढ़कर तुम कहीं ऐसा ना समझो कि मेरे जीवन रूपी गागर अर्थात घड़े में जो कुछ सुख और क्या थी, खुशियां और आनंद रूपी रस थे, वे सभी तुमने ही खाली किए हैं और उन सभी रसों को मेरे जीवन रूपी गागर अर्थात घड़े से लेकर तुमने अपने जीवन रूपी गागर अर्थात घड़े में भर लिया हो। मेरा जीवन जो है दुखों से भर दिया हो। ठीक है, चलिए, तो ये था इसका। अब इसका हमने व्याख्या देख ली है इन पंक्तियों की। अब यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी का यानी लेखक का क्या भावार्थ रहा इन पंक्तियों में। तो जब उनको उनकी आत्मकथा लिखने को कहा गया तो कवि जयशंकर प्रसाद पहले तो अपनी आत्मकथा लिखने को तैयार नहीं थे और तर्क दे रहे थे कि इस हिंदी साहित्य में न जाने कितने महान पुरुषों अर्थात लेखकों के जीवन का इतिहास उनकी आत्मकथा के रूप में मौजूद है। लोग इन महान लोगों की आत्मकथा को पढ़कर उनकी कमियों का मजाक बनाते हैं, इस कड़वे सत्य को स्वीकार करते हुए कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे की दुर्बलता और कमजोरियों का मजाक बनाने में लगा हुआ है। फिर भी जो है उन महान कवियों ने जो है अपनी आत्मकथा लिखी है, क्योंकि हम मनुष्य हैं और हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ जो है कमियां रह जाती हैं। तो क्या कहते हैं कि इस कड़वे सच को स्वीकार करते हुए कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे की दुर्बलताओं और कमजोरियों का मजाक बनाने में लगा हुआ है। फिर भी यहाँ पर कवि ने अंततः अपनी आत्मकथा को लिखने के लिए वो जो है तैयार तो हो जाते हैं, किंतु चेतावनी भी देते हैं। अभी तक लेखक जो है अपनी आत्मकथा लिखने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वो अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से क्या कह रहे थे कि जिस प्रकार से अन्य साहित्यकारों ने, अन्य लेखकों ने अपनी आत्मकथा लिखी और लोगों ने उनकी कमियों का, उनके जीवन में जितनी भी कमियां हुई हैं उन कमियों का मजाक बनाया है, यदि मैं भी लिखूं तो आप मेरी भी जो कमियां होंगी उनका भी क्या करेंगे, मजाक बनाएंगे। अब वो आत्मकथा लिखने को तो तैयार हो गए, किंतु वो क्या कह रहे हैं, चेतावनी भी देते हैं कि वे कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं जिसे पढ़कर कहीं कोई ऐसा ना समझे कि उनके जीवन में जो जो खुशियां हैं, खुशियों और आनंद रूपी रस थे, वो उन सभी ने ही खाली किए हैं और कवि का जीवन दुखों से जो है भर दिया है। असल में यह भी कवि का एक तर्क ही है जिसको देकर वे अपनी आत्मकथा को लिखने से बचना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कवि जो है क्या कर रहे हैं, आत्मकथा लिख रहे हैं और लिखने से पहले वो जो है एक चेतावनी दे रहे हैं अपने मित्रों को कि यदि आप, मैं लिख भी लूं जिसे पढ़कर कहीं ऐसा ना हो, मैं कुछ ऐसा ना लिखूं जिसे पढ़कर कहीं कोई ऐसा ना समझे कि उनके जीवन में जो सुख और खुशियां और आनंद रूपी रस थे वे उन सभी ने ही खाली किए हैं। यानी कि मेरे जीवन में जो दुख और पतझड़ जो है, इस प्रकार का जो माहौल बना है जीवन में, वो जो है
लोग जो है अपने पर ना ले लें कि ये हमारी वजह से ही हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आगे की पंक्तियों में क्या कह रहे हैं, दूसरा जो काव्यांश है वहां पर कवि क्या कह रहे हैं कि यह विडंबना अरि सरल ते तेरी हंसी उड़ाऊ में, क्या कहते हैं, यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊ में, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊ में, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं में, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, मधुर चांदनी रातों की, मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते हैं आते मुस्किया कर जो भाग गया। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ शब्द हैं, जैसे विडंबना का मतलब हो जाता है दुर्भाग्य, कष्टकर स्थिति हो सकती है या निंदा करना, सरलते का मतलब सरल मन वाले, प्रवंचना का मतलब हो जाता है छल, धोखा या कपट, झूठ। ठीक है, और धूर्तता, उज्जवल गाथा का मतलब सुख भरी कहानी, आलिंगन का मतलब बाहों में भरना, और मुस्क्या का मतलब हो जाता है मुस्कुराकर। तो इन सभी शब्दों के अर्थ आप लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर प्रसंग क्या है, कवि यहाँ कहते हैं कि जिस व्यक्ति का स्वभाव जितना ज्यादा सरल होता है उसको लोग उतना ही ज्यादा धोखा देते हैं। कभी अपने उन प्रपंची मित्रों की जो है असलियत दुनिया के सामने लाकर उनको शर्मिंदा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि जब वो अपने जीवन की जो आत्मकथा है उसके बारे में लिखेंगे तो जिन भी लोगों ने उनको धोखा दिया होगा या जिनके बारे में भी वो आगे बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको शर्मिंदगी जो है महसूस होगी, इसलिए वो जो है अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते थे। और इससे पहले उन्होंने अंत में क्या कहा कि कहीं आप ये ना सोचें, उनको चेतावनी दी थी कि यदि मैंने अपनी आत्मकथा लिख भी ली तो कहीं आप ये मत सोचिएगा कि मेरे दुख का जो कारण है वो जो है आप है। ठीक है, तो उनको शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे वे, साथ ही साथ वे अपने निजी पलों को जो है दुनिया के सामने नहीं बताना चाहते थे। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद कवि अपने जीवन को दुखमयी समझता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन शब्दों के अर्थ लिखेंगे और इसका प्रसंग लिखेंगे, इसकी व्याख्या हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो एक बार फिर से आप इसको रिवाइज करेंगे, साथ ही साथ इसके जो कठिन शब्द हैं, जैसे यहाँ पर विडंबना आ गया। ठीक है, दूसरा शब्द यहाँ पर आपका सरलते आ गया। ठीक है, तो विडंबना का अर्थ दुर्भाग्य, कष्टकर स्थिति हो सकती है या फिर निंदा करना हो सकता है। सरलते सरल मन वाले, प्रवंचना तो जो छल करता है, धोखा करता है, कपट, झूठ या धूर्तता। ठीक है, और उज्जवल गाथा सुख भरी कहानी, आलिंगन का मतलब बाहों में भरना, और मुस्क्या का मतलब मुस्कुराकर। ठीक है, अब इसका प्रसंग आप लिख लीजिएगा, शब्दार्थ लिख लेंगे और इसकी जो व्याख्या है और जो इससे भावार्थ निकला उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।